पप्पू यादव इस वक्त एयरपोर्ट से निकल रहा है बाहर और इनके स्वागत में देखिए पप्पू यादव इस वक्त कैसे स्वागत में इनके जो है तमाम जो कार्यकर्ता है वो लोग हैं। देखिए इस वक्त बिहार के पूर्णिया सीट से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव जो कि लगातार कांग्रेस की बात करते आए हैं और पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव फाइट किए और पूर्णिया से जीत भी हासिल की। इस वक्त पप्पू यादव पहुंचे हैं पटना से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पर और अभी टर्मिनल 3 पर उनका भव्य स्वागत किया गया है और तमाम तस्वीर आप विजुअल में देख रहे होंगे। आगे पप्पू यादव यहां पहुंचते क्या कुछ कहे हैं केंद्र की राजनीति में वो तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो सरकार के गठन जो किया जा रहा है जहां नरेंद्र मोदी वो मजबूत स्थिति में नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुछ आगे पीछे बड़ा हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार अगर उनके साथ रहे, उन्होंने दबे मुंह कह दिया है कि नीतीश कुमार अगर उनके साथ रहे तो नीतीश कुमार की पार्टी भी जो है वो खत्म होना तय हो जाएगा, नायडू बाबू की पार्टी बचेगी। आगे पप्पू यादव क्या कुछ कहे उसे हम सुनवाते हैं और वो फूल माला के साथ और ढोल ताशे के साथ जो है पप्पू यादव का स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए टर्मिनल 3 पर अभी पप्पू यादव पहुंचे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर T3 पे और यहाँ पे भव्य स्वागत जो है वो पप्पू यादव का किया जा रहा है। ये तस्वीरों में देखिए कैसे पप्पू यादव के समर्थक एक तरफ और दूसरी तरफ जो है पप्पू यादव जो कि अभी नवनिर्वाचित सांसद बने हैं, पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार थे और यहाँ पे पटना से दिल्ली पहुंचे हैं और अभी टर्मिनल 3 पर पप्पू यादव का भव्य स्वागत ढोल ताशे नगाड़े के साथ जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए ऐसे पप्पू यादव के साथ वो तमाम उनके कार्यकर्ता है जो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा हुआ है और लगातार जो है उनके स्वागत में जुटा हुआ। देखिए वेलकम टू दिल्ली भैया और इधर पप्पू यादव है। देखिए आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए कैसे यहाँ पे पप्पू यादव जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मोदी शपथ लेने वाले हैं, 7 फॉरेन जो है वो भी आएंगे मेहमान, क्या कहेंगे? सही बात बताइए, घर तो सुधारिए, घर का रेस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है और बाहर में जिस तरीके से हम भारत में हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की, आस्था की, क्रीड की, इससे बाहर में हिंदुस्तान की साख गिरती है। अच्छा, अब तो एनडीए की सरकार होगी, मोदी जी की सरकार नहीं होगी, अब एनडीए की सरकार होगी। तो हमें लगता है कि अब अपना काम करने के तरीके भी मोदी जी बदलेंगे। अब नफरत की राजनीति कम होगी, अब लोकतंत्र, अब संविधान को सबसे पहले उन्होंने जाके माथा टेका तो उन्हें संविधान का एहसास हुआ ना पहली बार। अब अभी आप देखिएगा प्रफुल्ल पटेल के सारे केस कल उठा लिए गए, सारे केस उठा लिए गए और लालू यादव जी के तीसरे बेटे का भी नाम दे दिया गया तेज प्रताप का केस में, चार्जशीट कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों से मोदी जी को बचना होगा कि एक दूसरे को फंसाने की प्रक्रिया, राजनीति विकास की होगी। मोदी जी बने हैं तीसरे बार, हम भी अपेक्षा रखेंगे, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, कि भारत में संविधान के मुताबिक सरकार चले, भारत में अमन हो, प्रेम के साथ सरकार चले और गरीब परस्त योजना पर सबको काम करनी चाहिए। हम बिहार में विशेष राज्य का डिमांड करेंगे, विशेष पैकेज का डिमांड करेंगे, बिहार के में हम हाई डैम का डिमांड करेंगे, जिसके कारण आज पूरा उत्तर बिहार में बाढ़ आती है और जितने बंद पड़े फैक्ट्रियों के लिए
हमारी आवाज उठती रहेगी। लेकिन एक आग्रह है नीतीश जी से, जिन्होंने चरणबंद किया है, तो चलिए उनका संस्कार है, बिहार ने संस्कार दिया है। और चिराग जी से कि अब तो आपके रहमो करम पर सरकार बने। पहले आप वादा लीजिए कि जो 69% आरक्षण अत्यंत पिछड़ी जाति दलितों को आपने यहाँ दिया, कोटा बढ़ाया, क्या अब देश में आपकी ये योजना है? अब सरकार को आप देश में 69% आरक्षण दिलवाएंगे? और दूसरा, जब आपने कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार थी बिहार में और जाति जनगणना आपने करवाई, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या जाति जनगणना आप पूरे देश में करवाएंगे? ये मेरा दो महत्वपूर्ण है। तीसरा, इतने हैं आग्रह कि संविधान के मुताबिक तीसरी सरकार चले, ताकि भारत को संविधान से भरोसा ना उठ पाए, लोकतंत्र बचे। और चौथा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा। पप्पू जी, आप निर्दलीय सांसद जीत के आए हैं, क्या लगता है आपको कि आपकी ये जो मांगे हैं, जो अभी आप बता रहे थे, अगर ये पूरी करती है एनडीए सरकार, तो आपका समर्थन एनडीए को रहेगा? अच्छा, एक बात आप बोलिए, हमारी जो आइडियोलॉजी है, मैंने पहले भी कहा कि नफरत की राजनीति खत्म हो और संविधान के मुताबिक सरकार यदि चले और मोदी जी को ये एहसास हो कि हम गरीब परस्ती योजनाओं पर लगे हैं और फंसने फंसाने की बात खत्म हो जाए, और बिहार से जो उन्होंने वादे किए थे हमारे पूर्णिया में, खासतौर पर सीमांचल और कोसी पूर्णिया में, वो वादा उनको मैं याद इसलिए दिला रहा हूँ कि अब आप वो वादा मखान मक्का की फैक्ट्री के बारे में आप सबसे जिक्र किए, मखान के बारे में, उस इलाके के बाढ़ के बारे में, तो मोदी जी अब हमारे भी न पीएम होंगे, कि सिर्फ बीजेपी के पीएम और गठबंधन के पीएम तो होंगे नहीं। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि मोदी जी, जब विकास की बात होगी तो पप्पू यादव विकास पर जरूर मोदी जी के साथ खड़ा। जेडीयू एक महत्वपूर्ण घटक है अभी वर्तमान सरकार में और सेंसिटिव भी है। बिहार के लिए आपको क्या लगता है, नीतीश जी अपनी मांगे पूरी करवा पाएंगे? देखिए, तो पहले तो मैंने कह दिया कि 69% जो आरक्षण जो बिहार में दिया गया, जिसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, और जाति जनगणना पर जो टिप्पणी थी मोदी जी की, दो ही जात होता है, हम लोग करते हैं गरीब अमीर, नीतीश जी जाति में बांटना चाहते हैं। तो क्या नीतीश जी जाति जनगणना ओबीसी का करा पाएंगे? ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करवाने में कितने सफल होंगे, जब इस जो परिस्थितियां हैं नीतीश कुमार जी की, और जब वो कहते हैं कि जो बच्चा कुचा जो सब काम हो गया, कोई काम इस देश में नहीं हुआ। अब हम नीतीश जी का सम्मान करते हैं। मैं सिर्फ नीतीश जी से इतने आग्रह करूंगा, बिहार का सम्मान हमेशा आपने ध्यान से देखा है, हमारी भी उम्मीद आपसे है, आप मेरे बड़े भाई हैं, बिहार के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। केसी त्यागी ने आज कहा कि नीतीश को पीएम का ऑफर दिया गया था इंडिया अलायंस की ओर से, इस बारे में है जानकारी आपको कुछ? पीएम का और उन्होंने ठुकरा दिया। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, एक ऐसी बात है, आपको लगता है कि राहुल गांधी कभी झूठ बोलेंगे? दुनिया में मरना पसंद करेंगे, राहुल गांधी झूठ बोलना पसंद नहीं करेंगे। यदि वो पीएम का ऑफर देते तो खुद ये बात इंडिया गठबंधन के से आ जाता, और कोई चीज छुपती नहीं है। किसने दिया, कब किसने फोन किया, क्या बातचीत की, ये उनको पता चल जाता। और दूसरी बात, मैं आज भी कह रहा हूँ कि यदि घटक दल में ही प्राइम मिनिस्टर के दो उम्मीदवार रहे हो, नीतीश कुमार ही यदि देना होता और चंद्रा बाबू नायडू, तो मुझे लगता है कि चंद्रा बाबू नायडू एक बार और किंग मेकर थे, याद कीजिए आप, और इस बार फिर एक बार नीतीश कुमार किंग मेकर बने। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि नीतीश कुमार महान, इस सदी के महानायक बने और चंद्रा बाबू नायडू बने, हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे। हम तो भाई एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं और एमपी हैं, निश्चित रूप से बिहार के हित में एक दिन भी हम खाली नहीं जाने देंगे। जिस दिन
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वादे को याद नहीं दिलाएंगे। मैं देखूंगा मेरे पूर्णिया और मेरे सीमांचल का विकास किस परिस्थिति में करा सकता हूं, उस पर जरूर ध्यान रखूंगा। लेकिन मेरी कोशिश होगी राहुल जी और प्रियंका जी का ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट, उनका भरोसा मेरे साथ है, आगे रहेगा तो कांग्रेस को मजबूत करेगा। आखिरी सवाल ले लीजिए। भूपेश बघेल का कहना है कि ये जो अभी कल शपथ ग्रहण होने जा रहा है जिस सरकार का, अगले 1 सालों में फिर से इलेक्शन होगा देश में। देखिए 5 MP बीजेपी के ने तृणमूल कांग्रेस के साथ चले गए। अब 5 MP शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़े हैं 10। और मुझे लगता है यदि लंबा रह गए नीतीश कुमार जी इनके साथ तो नीतीश कुमार का दल टूटना तय है। सिर्फ एक ही आदमी का दल नहीं टूटेगा, वो है चंद्रबाबू नायडू। अन्यथा जितने 1-2 वाले हैं सबके दल टूटेंगे। किनको छोड़ा? मेघालय छूटा, बचा, बीजू जनता दल बचे, खत्म हुए कि नहीं? बीजू जनता दल को खत्म किया कि नहीं? बीजेपी को हमेशा सपोर्ट मिली ना। मेघालय संगमा छूट को खत्म किया ना, तो किनको छोड़ते हैं? छोड़ेंगे आपको लगता है? आप हमको बता दो, जयंत को छोड़ देगा यदि इधर उधर किए तो एक जाएगा। अब आप देखना ना, जोगी जी बचेंगे। आप भैया खेल देखते चलिए। मुझे लगता है कि बहुत अस्थाई सरकार होगी या नहीं मुझको नहीं पता, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह की सरकार बन रही है इसमें मजबूत सरकार का संभावना नहीं दिखती। चलिए।